हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और अगर आप क्विज और प्रैक्टिस डेली करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में दोनों को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन का पार्ट 7 करवाने वाले हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 6 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 6 तक के वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन को करवाया जा रहा है और 800 प्लस आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए इसमें पार्ट 7 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो रक्त एवं लोह की नीति का जो अवलंबन किया गया था वह किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बीस्मार्क ने, या फिर विलियम प्रथम ने? तो जो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था वह बीस्मार्क ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बीस्मार्क ने किया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? जो यूरोप में रहने वाले लोग थे उन लोगों के लिए ऐसा कौन सा देश था जिस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? जर्मनी, यूनान, तुर्की या फिर इंग्लैंड? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान एवं प्रेरणा स्रोत रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान देश का। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन को आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वार एंड पीस है यह किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टोल्स्टॉय की, दोस्तोवस्की की या फिर एजेलेंस की? तो जो वार एंड पीस रचना है इसकी जो रचनाकार है वह लियो टोल्स्टॉय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वार एंड पीस जो पुस्तक है वह लियो टोल्स्टॉय की रचना है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? अर्थात मार्च 1946 ईस्वी में एक फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, तो उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या फिर धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो वियतनाम और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? जो लखनऊ समझौता हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? 1916 में, 18 में, 20 में या फिर 1922 ईस्वी में? तो जो लखनऊ समझौता हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद के अधिवेशन में, नवंबर 1920 फैजापुर या फिर दिसंबर 1920 नागपुर? तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अधिवेशन में हुआ था जो कांग्रेस के, वह अधिवेशन का नाम था दिसंबर 1920 नागपुर। मतलब इसी अधिवेशन के दिन कांग्रेस में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिसंबर 1920 नागपुर। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने टिस्को की अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1854 में, 1907 में, 1915 में या फिर 1923 ईस्वी में? तो जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई थी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ रहती है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में या फिर महानगर में? तो जो जनसंख्या का घनत्व होता है वह सबसे अधिक महानगर में होता है, क्योंकि महानगर बड़ा होता है और उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, अर्थात उसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानगर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? जो गिरमिटिया मजदूर थे बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? तो यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपको अच्छे से याद रखना है कि जो गिरमिटिया मजदूर है वे बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे।
गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या फिर इंग्लैंड में? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? जो भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना अवस्थित किया गया था वह कहाँ किया गया था? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या फिर पटना में? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है, तेल को रिफाइन करने वाला कारखाना है, वह सबसे पहले बरौनी में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरौनी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है। बाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह जो बाखड़ नांगल परियोजना है यह किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा पर, झेलम पर, सतलज पर या फिर व्यास नदी पर? तो यह जो बाखड़ा नांगल परियोजना है यह सतलज नदी पर बनाई है, सतलज नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। ताप विद्युत केंद्र कहाँ का उदाहरण है? जो ताप विद्युत केंद्र है वह कहाँ का, ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वह कौन है? गया, बरौनी, समस्तीपुर या फिर कटिहार? अर्थात इन चारों जिलों में से, ये चारों के चारों बिहार के जिला है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण जो है वह कहाँ है? गया में, बरौनी में, समस्तीपुर में या फिर कटिहार में? तो ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वह बरौनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरौनी। और प्रथम तेल शोधक कारखाना भी था वह भी बरौनी में स्थापित हुआ था, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरौनी। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में? तो मैंग्रोव्स का जो सबसे अधिक विस्तार है वह सुंदरवन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50। कितने प्रकार के नहीं, कितने प्रतिशत खनिज पाए जाते हैं? 50%, 100%, 150% या फिर 200%? तो भारत में जो लगभग खनिज पाए जाते हैं वे 150% पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में लगभग 150% के खनिज पाए जाते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? अर्थात भारत की ऐसी कितनी जनसंख्या है जो कि कृषि कार्य में लगी हुई है? 1/3, 2/3, 1/4 या फिर 3/4? तो भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2/3 भारत की जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? चीनी, अरेबिका, ब्राज़ीलियन या फिर अमेरिकन? तो ये कॉफ़ी की प्रकार है और पूछा जा रहा है कि भारत में इनमें से कौन सी कॉफ़ी की खेती की जाती है, कौन सी कॉफ़ी उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। सर्वनिम्न चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? लखनऊ, पटना, गांधीनगर या फिर चेन्नई? तो सर्वनिम्न चतुर्भुज महामार्ग से जो संबंधित नगर है वह चेन्नई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वनिम्न चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर चेन्नई है। चूना पत्थर के उद्योग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, लोहा उद्योग में, शीशा उद्योग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने थोड़ा गलत पढ़ दिया क्वेश्चन को, यहाँ उद्योग में उपयोग है कि जो चूना पत्थर का उपयोग होता है वह मुख्य रूप से किस उपयोग में किया जाता है? तो चूना पत्थर जो होता है उसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। बिहार ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? जो बिहार का ग्रैंड ट्रक रोड है उसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वह क्या है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आपको अच्छे से याद रखना है, बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वह 2 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज संस्थाएं में? तो भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज संस्थाओं में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह पंचायती राज संस्थाओं में है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष दोनों के बीच जैविक अंतर से, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मताधिकार का नहीं मिलना। तो जब लैंगिक जनन की विभाजन की बात किया जाता है तो हमारा अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंगिक विभाजन की बात किया जाए तो समाज स्त्रियों द्वारा पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है 40%, 55%, 50% या फिर 60%? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि महिलाओं को आरक्षण जो मिलता है वह बिहार पंचायती राज में मिलता है, पंचायती राज संस्थाओं में। तो उसको कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है? तो उस पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को कुल 50% आरक्षण मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50%।
दलित पैंथर्स कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। यह एक दलित पैंथर्स कार्यक्रम का नाम है। पूछा जा रहा है कि इनमें कौन संबंधित नहीं है। जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का संगठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति या फिर औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। तो जो दलित पैंथर है उस दलित पैंथर्स में औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति का कोई भी संबंध नहीं है। जाति प्रथा का उन्मूलन है, दलित सेना का संगठन भी है और भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दलित पैंथर्स कार्यक्रम में औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति की कोई बात नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। जो बोलिविया है उसमें जनसंघर्ष का जो कारण था वह क्या था। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण वहाँ जनसंघर्ष हुआ था, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या फिर जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि हो गया था। तो बोलिविया में जनसंघर्ष होने का कारण सिर्फ यही था क्योंकि वहाँ जो पानी थी उस पानी की कीमत को बढ़ा दिया गया था, पानी की कीमत में वृद्धि की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद हुए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का। इस पर आप जब टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद के क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। राजनीतिक दल का आशय है, मतलब राजनीतिक दल का आशय किससे है। अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से या फिर किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल का आशय सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के समूह से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, समान अवसर देता है, असमान अवसर देता है, क्षणिक अवसर देता है, समान अवसर को देता है या फिर उपयुक्त तीनों देता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। यहाँ को नहीं होना चाहिए, सिर्फ समान अवसर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़ या फिर 95 करोड़। तो जो हमारा नया सर्वेक्षण हुआ है, जो नया वर्ल्ड सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अनुसार जो भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है वह 71 करोड़ है। मतलब कि भारत में रहने वाले कुल 71 करोड़ जनसंख्या मत देती है, वोट देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या 71 करोड़ है। लोकतंत्र की सफलता जो है निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो लोकतंत्र में सफलता सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री। तो योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और यह क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत में भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटता गया, बढ़ता गया, स्थिर है या फिर ये सभी के सभी कथन गलत हैं। तो भारतीय संदर्भ में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था वह आज़ादी के बाद धीरे धीरे घटता चला गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटता गया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था वह कब लगाया था। 1868 ईस्वी में, 67 में, 1869 में या फिर 1968 ईस्वी में। तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वह 1868 ईस्वी में ही लगा लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था। चेक है एक प्रकार की मुद्रा है। जो चेक है यह किस प्रकार की मुद्रा है। एक साख प्रकार की मुद्रा है, ऋण मुद्रा है, शुद्ध मुद्रा या फिर मिश्रित मुद्रा है। तो जो चेक है यह एक प्रकार की ऐसी मुद्रा है, मतलब कि साख मुद्रा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साख। चेक एक प्रकार की साख मुद्रा है।
एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। जो एटीएम होता है, जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, उससे पैसे कब निकाले जा सकते हैं? 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे या फिर 9 घंटे। तो आप अच्छे से जानते हैं इन टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट। तो आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि जो एटीएम होता है उससे आप 24 घंटे में से कभी भी किसी भी टाइम जाकर पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एटीएम 24 घंटे चालू रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 24 घंटे। भारत की वित्तीय राजधानी मीन्स फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को या फिर बेंगलोर को? तो जो भारत का वर्तमान राजधानी है वह तो दिल्ली है, लेकिन पूछा जा रहा है वित्तीय राजधानी। तो यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसका बहुत बच्चे गलत आंसर दे देते हैं। लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत की जो वित्तीय राजधानी थी वह मुंबई थी और भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली है। तो फाइनेंशियल कैपिटल अगर आपको पूछा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई थी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? जो सहकारिता प्रांतीय सरकार थी उन सरकारों का जो हस्तांतरित विषय बनी थी वह कब बनी थी? 1929 ईस्वी में, 19 में, 1918 में या फिर 1914 ईस्वी में? तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का जो हस्तांतरित विषय बना था वह 1918 ईस्वी में बना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के परस्पर है, एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के विरोधी या फिर उपयुक्त तो तीनों है। तो जो रोजगार है यह एक ऐसा सेवा है जो एक दूसरे के परस्पर है, एक दूसरे के बिना रोजगार नहीं मिल सकती है और यह इस प्रकार का सेवा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोजगार एक सेवा एक दूसरे की है परस्पर। वैश्वीकरण का अर्थ है, मतलब जो वैश्वीकरण है इसका क्या अर्थ होता है? विदेशी पूंजी एवं विनिमय का योग, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश का अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का अर्थ सिर्फ यही होता है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना ही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक व्यवस्था के साथ समन्वय। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर एग्जाम में आएगा तो अपने माइंड के अनुसार दे दीजिएगा। पूछा यह जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आपदा है जो कि मानव जनित आपदा है, अर्थात प्राकृतिक आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगे मानव ही करते हैं, आतंकवाद मानव ही करते हैं, महामारी भी मानव ही लाते हैं। तो इनमें से जो सभी के सभी आपदाएं सभी के सभी मानव के द्वारा जनित आपदा ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी मानव जनित आपदा है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? अर्थात जब स्थल पर कंपन होने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? सुनामी, चक्रवात, भूकंप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब समुद्र तल में कंपन होता है तो उसको तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब स्थल पर कंपन होती है तो उसको भूकंप का नाम दिया जाता है। जमीन हिलने लगती है उसे भूकंप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप। स्थल पर होने वाले कंपन को भूकंप के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपको इन क्वेश्चंस के अच्छे से याद करना है। तो आप टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड कर दिया जाता है। और आपने जो वीडियो के बीच में देखा, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए और रोज़ रात 8 बजे टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए और क्विज के माध्यम से अपने क्वेश्चन को और अधिक मजबूत बनाइए। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 7वां क्लास था। इसके बाद इसका 13 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और आपसे हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.